मेरा नाम विशीत छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। आज हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर या टीजीटी पीजीटी कॉमर्स स्कूल लेक्चरर के लिए। सो पहला क्वेश्चन कहता है, टाइप ऑफ अकाउंटिंग विच मेजर्स, रिपोर्ट्स एंड एनालाइजेस नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। देखिए, बहुत तरह की अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से तरक्की करते हुए हम कॉस्ट अकाउंटिंग, आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इस तरह से पहुँचे हैं। ये कहता है कि वो कौन सी अकाउंटिंग है जिससे एक तो हमें निर्णय लेने में मदद मिलती है। तो जब भी एक यही लाइन आप पढ़ लो कि वो कौन सी अकाउंटिंग है जो आपको डिसीज़न लेने में मदद करती है, और वो कैसे मदद करती है। इस अकाउंटिंग की मदद से हम जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको मेजर कर पाते हैं, रिपोर्टिंग को समझ पाते हैं, उनको एनालाइज कर पाते हैं, इंटरप्रिटेट कर पाते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी। वो अकाउंटिंग होती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जहाँ से हम अकाउंटिंग शुरू करते हैं ट्रेडिशनली वो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। ठीक है, जहाँ हमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में या पर यूनिट कॉस्ट वगैरह जाननी होती है तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ होते हैं। पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग है आपको हेल्प करती है डिसीजन लेने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, कि ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। लेखांकन के रिकॉर्ड बनाए रखना नहीं। ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि की भाई डेटर से कितने लेने हैं, क्रेडिटर्स को कितने देने हैं, क्या ये जानना नहीं। व्यापार संचालन के परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए बिल्कुल सही है। देखिए, हम ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बना लेंगे, उसके बाद एक तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुरू होगी जहां हम उन डेटास को एनालाइज करेंगे। हमारा प्रॉफिट इस साल इतना क्यों है, ज़्यादा है तो कैसे ज़्यादा हुआ, कम हुआ तो कम क्यों हुआ। बैलेंस शीट के हम स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे। तो जो हमने बिजनेस चलाया है उसके जो रिजल्ट्स आए हैं उनको एनालाइज और उनको इंटरप्रिटेट करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज़ होता है। बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, इसके लिए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये है। तो सिंपल थ्योरी चैप्टर है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट भी है, बताऊंगा अभी आपको। वेल, नेक्स्ट इज, द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू हेल्प इन मेकिंग डिसीजन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन लेने में मदद करता है, किसकी, मैनेजर्स की, इन्वेस्टर्स की, मार्केटर्स की या बैंक की। मैनेजर्स की, है ना। मैनेजर अपने हर डिसीज़न को देखते हैं फाइनेंशियली कि क्या रहा। जैसे सपोज करो, हमने पहले हम 2 महीने की क्रेडिट सेल दिया करते थे, अब हम 3 महीने की क्रेडिट सेल देने लगे, तो उसका क्या परिणाम रहा। हमने स्टॉक के अंदर कोई नई आइटम को इंक्लूड किया तो उसका टर्नओवर रेशियो क्या रहा, कौन सी आइटम हमें हटानी चाहिए, कौन सी जोड़नी चाहिए, कौन से एरिया में हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए। इन सब के लिए, इन सब में डिसीज़न लेना होता है और डिसीज़न के लिए एनालाइज करना होता है। उन सब में मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको हेल्प करेगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजर्स। नेक्स्ट, मास्टर बजट इज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के दौरान बहुत सारे टॉपिक पढ़े जाते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो, और भी बहुत सारे। उसमें जो बजटिंग वाला टॉपिक होता है उसमें मास्टर बजट होता है। तो मास्टर बजट क्या है, फंक्शनल बजट, ऑपरेटिंग बजट, समरी बजट या फाइनेंशियल बजट। तो ये एक समरी बजट होता है। आपके सारे बजट जब बन जाते हैं, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, मटेरियल कॉस्ट बजट, लेबर कॉस्ट बजट, उन सब के बाद उसकी एक समरी एज अ कैप्सूल एक बजट तैयार होता है जिसको अपन बोलते हैं मास्टर बजट। तो मास्टर बजट एक सारांश या समरी बजट होता है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखते हैं उसमें आपका मेन मकसद क्या होता है, अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करना, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना या प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना। ये चीज़ें आपस में सारी जुड़ी हुई हैं, लेकिन हमारा जो एंड मकसद होता है वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, मैनेजर हर वो प्रयास करते हैं कि सेल बढ़े, सेल बढ़े तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़े, सेल बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन जो हमारा एंड मकसद होता है वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि कंपनी के अंश की प्रति अंश वैल्यू बढ़े, या ओनर है तो ओनर की कैपिटल का साइज बढ़े। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज अ कंसोलिडेटेड समरी ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट। ये क्वेश्चन घूम घूम के 3-4 तरीकों से पूछेगा और वो तीनों चारों तरीके वाले क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। कहता है निम्नलिखित बजटों में से कौन सा सभी क्रियात्मक बजटों का एक समेकित सारांश है। तो अभी हमने बताया था सारांश के तौर पे हम मास्टर बजट बनाते हैं। ये सारे हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। उन सारे डिपार्टमेंट्स के बजट को मिलाकर एक समरी बजट बनाया जाता है, एक कंसोलिडेटेड बजट बनाया जाता है। बाकी सारे आपके फंक्शनल बजट होते हैं, उन सब की समरी के तौर पे जो बजट बनता है दैट इज़ मास्टर बजट। हिंदी और अंग्रेजी में मास्टर बजट ही कहलाता है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी एनालिसिस टेक्निक इज रिलेटेड टू। आपने ए सुना होगा, ए मतलब है ऑलवेज, बी मतलब है बेटर और सी है कंट्रोल। ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल, एनालिसिस। बेसिकली क्या होता है कि हमारे गोडाउन में बहुत सारी वस्तुएं होती है। कभी कभी तो हम सिंगल या डबल 2-3 चीज़ों में डील करते हैं, पर कई बार हो सकता है हम एक ऐसी दुकान में हों जहां 2000 तरह की वस्तुएं हों। और अगर 2000 तरह की वस्तुएं हैं तो सब चीज़ों के लिए हम रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल ये नहीं कर सकते। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, 2000 आइटमों को कैटेगरी में बांटना होगा कि कौन सी वस्तुएं हैं जो ए कैटेगरी की हैं। ए कैटेगरी का मतलब होती हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, जिनकी क्वांटिटी बहुत कम हो लेकिन जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। इसी तरह सी कैटेगरी में वो होती हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो लेकिन जिनकी वैल्यू बहुत कम हो। तो पहले हम वस्तुओं को ए बी सी में कैटेगराइज कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ए बी सी एनालिसिस का संबंध इन्वेंट्री एनालिसिस से या इन्वेंट्री मैनेजमेंट से है। बाकी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, लेकिन ए बी सी टेक्निक जो है वो इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है, इसलिए इसका आंसर बी रहेगा। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आप ये पढ़िए, पहले लिखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। सेकंड छोड़ रहा हूँ, मास्टर बजट स्टेटमेंट। मास्टर बजट भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के तहत बनाया जाता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के तहत बनाया जाता है। लेकिन ये जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है, जर्नल या सब्सिडरी बुक्स। तो जनरल और सब्सिडरी बुक्स अपन कहाँ बनाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो दिस इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। रेस्ट ऑल द आइटम्स आर रिलेटेड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसने यही पूछा था कि कौन सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। तो जो बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री होती है, जनरल सब्सिडरी बुक्स, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इज यूजफुल फॉर। हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीखते हैं तो वहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग भी सीखते हैं कि एक और यूनिट बनाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, हम एक्स्ट्रा इतनी यूनिट बनाएंगे तो क्या होगा। तो वो टेक्निक यूज़फुल है मेक और बाय डिसीजन में। हाँ, मेक और बाय डिसीजन में मतलब हम ये तय करते हैं कि कोई वस्तु का हम इन हाउस प्रोडक्शन करें, मतलब अपनी ही फैक्ट्री में प्रोडक्शन करें, या बाहर से खरीदें। तो बनाए को बोलते हैं मेक और खरीदे को बोलते हैं बाय। तो मेक और बाय डिसीजन में हम ये देखते हैं कि बनाएंगे तो कितना लगेगा और बाहर से खरीदने जाएंगे तो कितना लगेगा। तो उसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ होती है। प्रॉफिट प्लानिंग में भी मार्जिनल कॉस्टिंग होती है कि हमें, जैसे किसी व्यक्ति ने हमसे मान लो 1000 यूनिट मांगी, 8 रुपये के दाम पे मांगी, तो हम उसे 8 रुपये के भाव पे वो सप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके लिए भी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ होती है। इसके अलावा शट डाउन डिसीजन, कई बार टेम्परेरी मंदी आ जाती है, रिसेशन आ जाता है, तो हमें प्लांट जिस पे भारी खर्चा होता है तो हमें सोचना पड़ता है क्या हम 3 महीने के लिए प्लांट बंद कर दें, क्या 6 महीने के लिए प्लांट बंद कर दें क्या। तो एक शट डाउन पॉइंट होता है, उस शट डाउन पॉइंट का डिसीजन या डिटर्मिनेशन भी मार्जिनल कॉस्टिंग से होता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग वहाँ पे भी काम आती है। तो ऑल ऑफ द अबव, इन सारे डिसीजंस को लेने में मार्जिनल कॉस्टिंग काम आती है। ठीक है। एक्चुअली क्या है, मार्जिनल जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। एक्चुअली क्या है, समझो उसके ऊपर पूरी बुक है और उसके अंदर समझो आपके 10-12 चैप्टर्स हैं और ये सब उसके कुछ कुछ हिस्से हैं। अ बजट दैट गिव्स अ समरी ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट एंड प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज। वापस क्वेश्चन घुमा के पूछा है, एक ऐसा बजट जो सारे क्रियात्मक बजटों की सूचना देता हो और प्रक्षेपित लाभ हानि खाता भी दिखाता हो। तो मास्टर बजट की खासियत होती है वो सारे फंक्शनल बजट की समरी भी होता है और उसमें आपका कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है उसको, हो सकता है तो प्रोजेक्टेड, जिसको आप एस्टिमेटेड बोलते हो। तो मास्टर बजट आपको
प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाता है। तो मास्टर बजट के साथ आप समझ रहे हो, ये सबका कंसोलिडेटेड रूप होता है, ये सबका समरी रूप होता है, ये सबका कैप्सूल रूप होता है, और लाभ हानि कितना होता है ये भी दिखाता है। तो मास्टर बजट इसकी खासियत है। ठीक है, बाकी कैपिटल बजट भी होता है जिसके अंदर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करेंगे उसका बजट तय होता है। फ्लेक्सिबल बजट भी होता है कि अगर हम 50% अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा। बट बेसिकली मास्टर बजट इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोस बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाइट बोर्ड पे कराए गए हैं, इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा एमसीक्यू कराए गए हैं, कहीं कहीं तो 200 या 300 एमसीक्यू भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 एमसीक्यू दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 एमसीक्यू हैं, टोटल 7500 एमसीक्यूज आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे एमसीक्यू हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। है टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल आर यूजफुल इन। ये जो आप मैनेजर लोग होते हैं वो कंट्रोलिंग टेक्निक्स अपनाते हैं, उससे किस में मदद मिलती है। सिलेक्शन ऑफ प्लांट लोकेशन, कि हमें प्लांट कहाँ लगाना चाहिए उसका सिलेक्शन करने में। आइडेंटिफाइंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, हमें क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए उसके निर्णय में। कैन कंडक्टिंग शेयर होल्डर्स मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग कैसे करें उसको कंडक्ट करने में। कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, ये सही आंसर है। आपकी जितनी भी मैनेजमेंट टेक्निक्स है वो उसका जो बेसिक है वो ये है कि पहले कुछ स्टैंडर्ड्स तय कर दिए जाते हैं कि ये होना चाहिए, और फिर जो एक्चुअल में होता है वो देखा जाता है, और फिर क्या कोई अंतर है, क्या कोई वेरिएशन या डिविएशन है वो देखा जाता है, और फिर उसका एनालाइज किया जाता है। तो बिल्कुल जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सार है या जो मैनेजमेंट कंट्रोल टेक्निक्स है उसमें बेसिकली ये होता है कि हम स्टैंडर्ड को जो हमने तय किया था और जो एक्चुअल में हमने हासिल किया है उसे कंपेयर करते हैं, और हम अपनी दिशा देखते हैं कि हम अब सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कि प्लांट कहाँ लगाना है वो तो इंजीनियर आपको सजेस्ट कर सकता है। कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए उसके लिए आपकी फाइनेंशियल विभाग की टीम आपको सजेस्ट कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अ बजट विच इज़ प्रिपेयर्ड इन अ मैनर सो एज टू गिव द बजटेड कॉस्ट फॉर एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो हर क्वेश्चन का आंसर मास्टर बजट नहीं होता। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कि हम 100 घंटे मशीन चला सकते हैं, ठीक है 100 घंटे मशीन चला सकते हैं, हम एक बार अगर ये चेक करें कि 50% कि अगर 50 घंटे मशीन चलाएंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी। फिर हम एक बार ये चेक करें कि 70% कि अगर हम 70 घंटे मशीन चलाएंगे तो हमारी कॉस्ट क्या आएगी। और एक बार मान लीजिए कि हम फुल स्विंग में जाएं कि अगर हम 100% क्षमता पे जाएंगे, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करेंगे तो बजट कॉस्ट कितनी आएगी। तो ये जो बजट होता है ये कहलाता है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल हिंदी में अपन बोलते हैं लोशील बजट, कि ऐसा हो तो अच्छा आप इसके लिए भी रेडी हो, अच्छा ऐसा करें तो आप उसके लिए भी रेडी हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट बहुत अच्छा होता है। एक तो होता है फिक्स्ड बजट कि हम एक
अब हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, भाई हम तो 60% पे ऑपरेट करेंगे, उस पर क्या कॉस्ट आएगी, तो वो आपका फिक्स्ड बजट होगा। और अगर आप अलग अलग कैपेसिटी लेवल पे या अलग अलग कहें एक्टिविटी लेवल पे अपनी कॉस्ट को जानना चाहेंगे तो वो फ्लेक्सिबल बजट होता है। मास्टर बजट तो आप जानते ही हो कि सारे बजटों की समरी होती है। जीरो बेस बजट ये होता है कि पहले क्या खर्चा हुआ हम उसका ध्यान नहीं रखते। मान लीजिए कि हमारे घर में पहले एक बार शादी हुई थी, तब कितना खर्चा आया था उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब अगर हमारे घर में शादी है तो हम सोचेंगे कि किस आइटम पे अब कितना खर्चा होगा, पहले जो हुआ उसे अपन भूल जाओ। तो जीरो बेस बजटिंग वो होती है। फंक्शनल बजट यही होते हैं आपके, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, जो टुकड़ों टुकड़ों में बजट है, ये करना है वो करना है, एडवर्टाइजिंग बजट, ये सारे आपके फंक्शनल बजट होते हैं। ठीक है, चलिए। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश डैश इज अ समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट इन अ कैप्सूल फॉर्म। तो आप बोर हो गए, भाई सही है कि सभी कार्यात्मक बजटों का एक कैप्सूल के रूप में जो बजट है, कि सिंगल कैप्सूल आपको एक बार में पूरी कहानी समझ में आ जाए, तो वो है आपका मास्टर बजट। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। आपने सोचा था कि आपकी लागत 15,000 रुपये आएगी, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट, लेकिन वास्तव में आपकी लागत 18,000 आ गई, इसे बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो 3,000 का डिफरेंस है इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं वेरियांस। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डिविएशन। ठीक है, तो प्रॉफिट बोलेंगे, वेरियांस बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, तो इसे हम वेरियांस बोलेंगे। हिंदी में इसे विचरण शब्द कहा जाता है। ठीक है, वो हमारे लिए फेवरेबल भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है। जैसे अभी तो कॉस्ट जो सोची थी उससे ज़्यादा लग गई, तो ये एडवर्स है, ADVERSE, एडवर्स है। और कई बार हम जो जो कॉस्ट सोची है उससे कम में ही काम हो जाता है, तो वो फेवरेबल फेवरेबल वेरियांस भी होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी रहता है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। ब्रेक इवन पॉइंट, सामने कुछ फॉर्मूले हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ फॉर्मूले हैं, रोवन बोनस और बार्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान। वेल, अगर आपने सारी पढ़ाई अच्छे से कर रखी है तो ब्रेक इवन पॉइंट में हमारा मकसद ये होता है कि हमारी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। एग्जाम में फर्स्ट के साथ बी आएगा, मान लो मुझे चारों मिलाने नहीं आते तो मैं देखता हूँ क्या एक मिलाने से मेरा काम हो जाता। फर्स्ट के साथ ए आ रहा है, सेकंड के साथ बी आ रहा है, इसके साथ भी बी आ रहा है, तो मैं इसे हटा देता हूँ, इसे हटा देता हूँ। अब केवल लड़ाई रह गई बी और सी में, तो केवल एक सिंगल भर की नॉलेज से काम नहीं चलेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तब होती है जब आपकी एक्चुअल सेल आपकी बीईपी सेल से ज़्यादा होती है ना। इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल, और उस लेवल पे हमें प्रॉफिट हो रहा होता है। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी होता है, प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो। तो दूसरे के साथ डी आएगा, तो पहले के साथ बी, दूसरे के साथ डी। वेल, लेकिन अभी भी मेरी दाल नहीं गलेगी क्योंकि पहले के साथ बी और दूसरे के साथ डी आ रहा है। ठीक है, रोवन बोनस, ये हमने कॉस्टिंग के अंदर सीखे थे। एक अपना होता है हॉलसे प्लान, एक रोवन प्लान, एक आपका इमर्सन प्लान भी होता है। तो रोवन प्लान में हम ये देखते हैं कि हमने कितना टाइम सेव किया, हमें कितना टाइम अलाउ था और हमने कितना समय लिया इनटू RPH। तो ऊपर सबसे पहले आता है सेव्ड टाइम, तो सेव्ड आवर्स डिवाइडेड बाय अलाउड आवर्स इनटू टाइम टेकन इनटू RPH। ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपका रोवन का फॉर्मूला है। तो 3 जाके आपका ए के साथ मैच होगा, 3 आपका ए के साथ मैच होगा, तो आपका आंसर ये रहा। तो अब मुझे चौथा नहीं भी आता था तो काम चल गया, बार्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान। ये भी आपका बोनस निकालने का ही तरीका है, या कहें रेम्यूनरेशन निकालने का तरीका है। इसके अंदर एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स को मल्टीप्लाई करके उनका रूट बनाकर RPH निकाला जाता है। जैसे मान लो कोई काम 8 घंटे में करना था लेकिन वो बंदे ने काम 5 घंटे में कर दिया। ठीक है, तो इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में जो रेट पर आवर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरह से आंसर रहेगा। 16वां क्वेश्चन, प्रबंध लेखांकन का एक उद्देश्य नहीं है। तो जैसे अब 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो अपने को वो पहचानना है जो एक उद्देश्य नहीं है। इसका मतलब बाकी 3 उद्देश्य हैं। नियोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास, बिल्कुल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद ये होता है कि हमने जो प्लान किया है वो हम हासिल कर सकें। तो ये डेफिनेटली डेफिनेटली हमारा उद्देश्य है। मैं इस पे ओ लिख देता हूँ, यस दिस इज ऑब्जेक्टिव। किसी उत्पाद की प्रति इकाई लागत ज्ञात करना, वेल ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम नहीं होता है, ये तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है। इसके अलावा संभावित अवसरों और बाधाओं की गहन जांच,
हमारे पास देखो, बिजनेस में अगर आप होते हो ना, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बहुत सारी थ्रेट्स होती हैं, उनकी हमें जांच करनी होती है। केवल मौका ही नहीं होता है, जोखिम भी होता है, हमें सबको स्टडी करना होता है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डेफिनेटली होता है। विकल्पों का विकास एवं श्रेष्ठ विकल्प का चयन, और अगर कोई मान लो अवसर है, तो उस अवसर का लाभ हम कैसे कैसे उठा सकते हैं, और फिर उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या रहेगा, उसका चयन। ये भी ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्टिव है किस चीज़ का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। लेकिन किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। वेल, आगे कुछ क्वेश्चन है। द बजट विच इज़ बेस्ड ऑन द गोल ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्टिव मेथड, जिसमें हमारा ऐसा बजट जिसमें पूरा ध्यान हमारा हमारे गोल पे होता है, हमारे ऑब्जेक्टिव पे होता है, वो होता है परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट। वेल, नेक्स्ट इज प्रबंधकीय लेखांकन विधि विषय के विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही। जैसे लुका पैसियोली है, हमें पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग के जन्मदाता ये कहलाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में जिन्होंने बहुत काम किया है, उनका नाम है जेम्स एच बिल्स। जेम्स एच बिल्स। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज फर्स्ट कॉइन्ड, मतलब ये जो शब्द है ये कब प्रयुक्त हुआ या कब इस शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। तो बहुत पुराना शब्द नहीं है ये 1950 में लाइमलाइट में आया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो बहुत पुराना नहीं है ये, ठीक है। जैसे हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो 13वीं शताब्दी में आ गया था, पर ये तो एक तरह से 20वीं शताब्दी में आया है, 20th सेंचुरी में आया है, ठीक है। द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या शामिल है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन बिल्कुल नहीं, फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यस। बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यही होता है कि हम अपने जो अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उसको एनालाइज करते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या रहा, व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या सही रहा, क्या गलत रहा, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, विश्लेषण एवं निर्वचन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स की दुनिया से हो तो आप जानते हो कि कॉमर्स में 3 बड़ी जॉब्स रहती हैं। एक होती है स्कूल लेक्चरर वैकेंसी, ठीक है, जो जैसे जिसे अपन पीजीटी टीजीटी कॉमर्स टीचर भी कहते हैं। दूसरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी, यानी कॉलेज लेक्चरर वाली वैकेंसी। और तीसरी होती है किसी भी स्टेट में अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये वैकेंसी। इसके अलावा सबसे बड़ी वैकेंसी सीए साइड की होती है, सीए वाली, बट वो प्रोफेशनल साइड होती है। वेल, आपको क्या लगता है, एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक कर देता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता, एक बार के लिए फेल हो जाता है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है। अकॉर्डिंग टू मी जो फ़र्क रहता है वो रहता है फ़र्क प्रैक्टिस का। क्योंकि तैयारी सब करते हैं, कोर्सेज सब लेते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग सेल्फ से तैयारी करते हैं। तो एक बार के लिए तैयारी सब करते हैं, लेकिन जो मेन फ़र्क रह जाता है ना, वो प्रैक्टिस का रहता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। एक सीट पे 50 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट, 500 कैंडिडेट, ये नंबर बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि लोगों को जॉब चाहिए। तो ऐसे में आप क्रैक कैसे कर पाओगे, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक सब पे बनाए हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें आपको दिखाई देगा ऑडिट का क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा। इसके बाद आप नीचे चलिए तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक है, इसके बाद स्टैटिस्टिक का है। मतलब ये हमारे हमारे पास बहुत सारे, इनफैक्ट लगभग हमने सारे सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन बैंक बना दिए हैं, और वो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल हैं। सारे क्वेश्चन बैंक हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। बहुत जगह पे हमने जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। उसके अलावा हम डाउट डिस्कशन भी करते हैं। हमारा नंबर लगा था व्हाट्सएप पे, आप देख रहे होंगे, तो उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम फुल कोर्सेज भी क्रिएट कर रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देखें तो फुल कोर्सेज भी काफ़ी सारे आ चुके होंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ हम रेडी हैं। तो अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू बहुत नॉमिनल 99 मतलब ओनली 99 रुपी, या कोई अगर बड़ा है तो 199 रुपी में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आप अपने क्वेश्चन बैंक को कस्टमाइज़ करा सकते हो। अगर सपोज़ कीजिए कि हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई 2 टॉपिक नहीं डाले हैं, तो आप सिंपली व्हाट्सएप कीजिए, हम उसके क्वेश्चंस उसके अंदर और ऐड कर देंगे या आपके पास भेज देंगे, ठीक है। और अगर कोई ज़्यादा हिस्सा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो बहुत सिंपल है तैयारी करना, बट तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है ना। क्रिकेट खेलना सबको आता है,
ऑलमोस्ट अगर आप इंडिया में हैं तो क्रिकेट खेलना सबको आता है, लेकिन अच्छे प्लेयर कौन बनते हैं? जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द की। तो मैं जस्ट आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक सॉलिड क्वेश्चन बैंक चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन बैंक में ऑलमोस्ट हमने इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो हमने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, थोड़े रह भी गए होंगे, बट हमने मोस्टली क्वेश्चंस को कवर किया है ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सको। सिंपल लेवल, एवरेज लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के एमसीक्यू हमने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं। कोई अगर चैप्टर नहीं है तो आप उसे और ऐड करवा सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इन क्वेश्चन बैंक को एक्सप्लोर कीजिए, केवल एक किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आप लेके देखिए। अगर आपको फ़ायदा लगता है तो फिर आप और क्वेश्चन बैंक लीजिए। जहाँ आप इतना तैयारी पे पैसा खर्च करते हैं, आगे इतनी लाइफ आपकी दांव पे लगी हुई है, तो एक 500 600 या 900 रुपये के सारे सब्जेक्ट्स के भी मिला के 1000 रुपये के अंदर सारे आ जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ केवल एक 99 रुपीज़ से स्टार्ट कीजिए। तो जस्ट एक बार ट्राई कीजिएगा, कॉमर्स पॉइंट ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा। दिक्कत आए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। बस लास्ट के 5 क्वेश्चन है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज़ ऑप्शनल यूज़, कंपलसरी यूज़, स्टैट्यूटरी यूज़ या कॉमनली यूज़। आपको क्या लगता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आप सुन रहे हैं वो क्या मैंडेटरी है, कंपलसरी है? नहीं। ये दोनों ऑप्शन तो एक जैसे हैं, कंपलसरी या स्टैट्यूटरी नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आप ऑप्शनल यूज़ करते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो फिर भी आपको बहुत नियमों के तहत बनानी पड़ती है। कंपनी एक्ट के अनुसार आपको डबल अकाउंटिंग फॉलो करनी पड़ती है, कंपनीज़ को ऑडिट करानी पड़ती है, कई कंपनीज़ को कॉस्ट अकाउंटिंग रखनी पड़ती है। तो वो सब मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, कानूनी प्रावधान हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऐसा कोई रोल नहीं है। आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये प्योर ऑप्शनल है। पर कंपनी की ग्रोथ के लिए आपको डेफिनेट इसका यूज़ करना चाहिए, ऑप्शनल यूज़। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज। इस अकाउंटिंग का दूसरा नाम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग या डिसीजन अकाउंटिंग। इसको बोलते हैं डिसीजन अकाउंटिंग, क्योंकि ये मैनेजर्स को डिसीजन लेने में मदद करती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डिसीजन अकाउंटिंग। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज डैश डैश डैन। आपके हिसाब से फाइनेंशियल अकाउंटिंग बड़ा है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग बड़ा है? आप तो इस बात को पहले समझ लो। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दायरा डेफिनेटली बड़ा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैं इसको दो तरह से बोलता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्षेत्र मार्जिनल अकाउंटिंग से नैरोवर है या संकीर्ण है, या दूसरे तरह से कहें तो बोलूँगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्षेत्र फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ब्रॉडर है। तो आपको क्या करना है, ब्रॉड लेना है, नैरो लेना है, डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। प्रबंध लेखांकन की तुलना में, प्रबंध लेखांकन जो हम आज पढ़ रहे हैं उसकी तुलना में वित्तीय लेखांकन का क्षेत्र क्या है? संकीर्ण है। हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तुलना में नैरोवर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, लेकिन उस लैंग्वेज का भी ध्यान रखना, और उल्टा सीक्वेंस में हो तो ब्रॉडर हो जाएगा। वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग। ये जो आप मैनेजरियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग या डिसीजन अकाउंटिंग कर रहे हो, इसमें क्या काम नहीं आता? फाइनेंशियल अकाउंटिंग काम नहीं आता, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग काम नहीं आता, स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं काम आता, या एनालिसिस नहीं आता। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो देखो आपको ज़रूरत पड़ेगी। भले फाइनेंशियल अकाउंट्स तैयार करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम हो, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी। उसी का तो आप एनालिसिस करोगे, कंपैरिजन वगैरह करने के लिए आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ये नाम की भी चीज़ होती है, लेकिन ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। हम हम अगर अपने लेखांकन में प्राइस इंडेक्स का प्रभाव या इंडेक्सेशन का प्रभाव दिखाना चाहते हैं, मुद्रास्फीति का प्रभाव दिखाना चाहते हैं, तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग यूज़ होती है। लेकिन इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई सीन नहीं है, कोई वो उसका टूल नहीं है या पार्ट नहीं है। ठीक है, बाकी सब उसके पार्ट हैं कहीं ना कहीं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन या इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट इन द डिसीजन ऑफ बिल्ड और बाय। बिल्ड और बाय की जगह पॉपुलरली इसको मेक और बाय कहा जाता है। मेक और बाय में कौन सा तत्व काम में नहीं लिया जाएगा, कौन सी बात पे आप विचार नहीं करेंगे? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, डेफिनेटली हम इसका विचार करते हैं। बाहर से खरीदें या घर में बनाएं, तो पहले हम ये देखते हैं डेफिनेटली कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है और उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं, यानी इस तत्व पे अपन विचार करते हैं।
वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, डेफिनेटली इस पे भी विचार करते हैं कि हम घर में बनाएंगे तो मान लीजिए 12 रुपये की पड़ेगी, बाहर से खरीदेंगे तो मान लीजिए 15 रुपये की पड़ेगी, तो डेफिनेटली वेरिएबल कॉस्ट फिगर्स में हम ध्यान रखते हैं। इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ इफेक्टिव एरिया यूज्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हम इसमें यूँ भी सोचते हैं कि अगर जिस एरिया में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर उस एरिया में प्रोडक्शन न करके हम उसे किराए पे उठा दें तो हमें कितनी एडिशनल इनकम हो सकती है, तो हम इसका भी विचार करते हैं। अनचेंज फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट अनचेंज है, मेकिंग करेंगे तो भी वो लगेगी और बाइंग करेंगे तो भी वो लगेगी, तो वो इररेलेवेंट कॉस्ट होती है। इररेलेवेंट कॉस्ट पर ध्यान नहीं देंगे। सपोज करो गोडाउन है, अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो भी हमें गोडाउन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका किराया 10,000 रुपये है, और अगर हम बाहर से मंगाएंगे तो भी हमें गोडाउन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका किराया 10,000 है। तो अगर फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होनी है तो फिर वो कॉस्ट इररेलेवेंट हो जाती है, यानी फिर उसको पे विचार करने का कोई मतलब नहीं है। फिर आप बाकी फैक्टर्स पे विचार कीजिए, जो फैक्टर दोनों में अनचेंज है उस पर आपको विचार करने की ज़रूरत नहीं है। होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। आया हो समझ में तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ऐप कॉमर्स पॉइंट है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी तरह का डाउट हो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।